नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस दोनों के आर्टिकल्स को हम एनालाइज करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि दुनिया में इकोनॉमिक्स फाइनेंस से रिलेटेड क्या चीजें हो रही हैं या कौन सी चीजें आपके इनकम, आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स, आपके एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करने वाली है, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफेक्ट करने वाली है, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हम सारे न्यूज कवर करते हैं। यहाँ पे शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को तो जरूर अफेक्ट कर सकती हैं। S&P ने रिवाइज किया है आउटलुक किस पे? अडानी की फर्म्स पे, और यहाँ पे 3 फर्म्स हैं जिसके ऊपर जो आउटलुक था ये चेंज किया गया है। तो S&P क्या है मैं बता दूं, S&P का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। ये एक रेटिंग एजेंसी है। रेटिंग एजेंसी रेट करती है कंपनीज को, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग करना मैं बता देता हूं क्या होता है। क्रेडिट रेटिंग बेसिकली इनकी नेगेटिव पे ला दिया गया, अभी नेगेटिव कर दिया गया। इसका मतलब ये कि आप जब लोन लेने जाते हैं तो आपसे क्रेडिट स्कोर मांगा जाता है कि आपका कितना है। लेट्स से 750 है, 800 है, बहुत अच्छा, आपको कम दाम पे लोन मिल जाएगा, ज्यादा लोन भी मिल जाएगा। तो वैसे ही कंपनीज और कंट्रीज, इंडिया की भी रेटिंग है और जो कंपनीज है उनकी भी रेटिंग होती है। उसी बेसिस पे उन्हें उतने ही महंगे लोन मिलते हैं जितनी कम रेटिंग होती है, और उतने ही कम उन्हें पैसा मिलता है फिर लोन भी। तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल है, अमेरिकन एजेंसी है ये, और इन्होंने आउटलुक रिवाइज किया है 3 अडानी ग्रुप एंटिटीज पर टू नेगेटिव। जैसे ये न्यूज आई यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की, जिन्होंने करप्शन चार्जेस लगाए गौतम अडानी के खिलाफ, तो यहाँ पे काफी ऑफ कोर्स काफी हड़बड़ी मच गई। एंड तभी तुरंत S&P ग्लोबल ने यहाँ पे जो आउटलुक है, जो अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई पर, अडानी इलेक्ट्रिसिटी होगी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एंड इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है। यहाँ जो रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप 2 AGEL RG2, ये एक सब्सिडरी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। तो यहाँ पर इन सारी कंपनीज इससे अफेक्ट हुई हैं। AGL एंटिटी है डायरेक्टली लिंक टू दी एलिगेशंस, जो ग्रीन एनर्जी कंपनीज है उन पर एलिगेशंस लगे हैं स्पेसिफिकली, ऑल्दो इनका नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया है यूएस की प्रोसीडिंग्स में, राइट। तो यहाँ पे S&P ग्लोबल ने स्टेटमेंट में कहा कि जो यूएस इंडैक्टमेंट हुआ है, ठीक है, 3 बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव का अनरेटेड अडानी ग्रुप एंटिटी का, वो अफेक्ट कर सकता है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को दूसरी अडानी ग्रुप के एंटिटीज में भी, क्योंकि फाउंडर जो है वो सारे बोर्ड्स पे अलग अलग बोर्ड के मेंबर हैं। तो हुआ इन पे भले ही ना हो दूसरी कंपनी पे, वो अडानी ग्रुप के, लेकिन वो जो बाकी की कंपनीज हैं उनको भी अफेक्ट करेगा, रेटिंग एजेंसीज का ये कहना है। और इनके फंडिंग एक्सेस को भी कम कर सकता है एंड इनके कॉस्ट को भी बढ़ा सकता है, इनका ये यहाँ पे अनुमान है। तो ये जो लाइन है इसका ये मतलब है। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अफर्म किया है रेटिंग ऑन 3 अडानी ग्रुप एंटिटीज पर, एंड अडानी इलेक्ट्रिसिटी एंड अडानी पोर्ट्स, इनका जो है BBB नेगेटिव रेटिंग है, और AGEL RG2 इसका BBB पॉजिटिव है इशू रेटिंग। और इन्होंने अफर्म किया है BBB रेटिंग नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल NXQT एंड BBB नेगेटिव रेटिंग ऑन अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है यहाँ पे, इनकी स्पेसिफिक ये रेटिंग्स है। तो जो इंडाइटमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर रिपोर्ट भी आई थी पहले, हमने देखा था कि हिंडनबर्ग की, इसके बाद भी काफी तहलका रहा है मार्केट में, राइट। यहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट को लेकर भी काफी चीजें हुई, एंड तब हमने देखा कि अमेरिकन फर्म थी GQG, उन्होंने उल्टा और 15,000-16,000 करोड़ अडानी की शेयर्स खरीद लिए अमेरिकन फर्म ने, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद। इतना कॉन्फिडेंस था उन्हें अडानी ग्रुप पर। तो जो एजेंसी है, इन्होंने कहा कि जो रेटिंग है NXQT पर, वो ऑलरेडी कैप्चर करता है रीफाइनेंसिंग रिस्क एंड ये सारी चीज़ें। देखिए और चीज़ें इसमें बताई गई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे होगा क्या कि इनका जो फंडिंग एक्सेस है, जो पैसा ही एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं उसमें पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चाहिए, राइट। तो वो ये कर इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा, पैसे ज्यादा, इन्हें इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो ये इश्यूज इनके लिए रहेंगी, और प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेगा, इनके एक्सपेंशन को भी अफेक्ट करेगा। फॉरेक्स रिजर्व्स लॉक शार्पेस्ट वीकली ड्रॉप। फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं? जो हमने हमारे पास डॉलर का रिजर्व रखा हुआ है ना, RBI डॉलर रिजर्व्स मेंटेन करती है, यहाँ पे काफी बड़ा वीकली ड्रॉप आया है हमारे फॉरेक्स रिजर्व। तो फॉरेक्स रिजर्व ड्रॉप क्यों हुए हैं और इनसे क्या फर्क पड़ता है, ये हम जानते हैं इस आर्टिकल में। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन हुए 17.76 बिलियन डॉलर्स। ये शार्पेस्ट वीकली फॉल है, एंड ये 4 मंथ लो पे आ गया है, $658.7 बिलियन पर आ गया है नवंबर 15
अगर आप देखेंगे इस वीक में। ये लेटेस्ट डेटा आरबीआई ने खुद दिया है फ्राइडे को। अब रीजन क्या है गिरने का, हमारा रिजर्व क्यों गिर रहा है? एक तो सबसे पहले यूएस डॉलर देखा आपने डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से बड़ी तेजी से मजबूत हो रहा है, मतलब रुपए के अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, बढ़ रहा है, और रुपया उसके अगेंस्ट गिर रहा है। तो जो सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या करेगा, आप देखिए इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा आर्टिकल है लेकिन है बड़ा सिंपल, तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल टमाटर 100 रुपए किलो गए, तो यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के पास टन्स ऑफ टन्स टमाटर पड़े हुए हैं, तो वो सप्लाई बढ़ा देगी, टमाटर बेचना शुरू कर देगी और ज्यादा। तो क्या होगा, बाकी सब्जी वाले देखेंगे कि हम तो ये बोल रहे थे कि टमाटर इस बार कम हुए हैं मानसून की वजह से, इसलिए हम 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। अब जब जितनी सप्लाई अगर 15 टन मार्केट में आ जाएगी टमाटर की, तो उनको 10 रुपए पे बेचना पड़ेगा, राइट? सस्ते हो जाएंगे, वैल्यू गिर जाएगी टमाटर की क्योंकि सप्लाई बढ़ गया। तो डॉलर रुपए में भी डिमांड सप्लाई है। जब डॉलर के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं रुपए के अगेंस्ट, तो आरबीआई क्या करता है, उसके पास $700 बिलियन का रिजर्व है मान लो, उससे वो डॉलर्स को मार्केट में पंप करना शुरू कर देता है, बेचना शुरू कर देता है, डंप करता है, सॉरी डॉलर को जब वो डंप करता है मार्केट में, तो डॉलर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा रुपया उसके अगेंस्ट मजबूत होता है। अब क्या ये हमेशा कर सकता है? ऐसा नहीं, इसको ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ इससे हम आप कह सकते हैं टेम्पररी सपोर्ट दे सकते हैं रुपए को। तो आरबीआई डॉलर सेल कर रहा है रुपये को प्रोटेक्ट करने के लिए पिछले 3 महीनों से, अगर आप देखेंगे तो। एंड डॉलर बाइंग भी हो रही है एक्सपोर्टर्स के, मोर देन सेलिंग, एज एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कवर नहीं कर पा रहे हैं अपने रिसीवेबल्स को। तो हमें ऑयल का बिल पे करना है, उसके लिए डॉलर बाई करना पड़ता है, तो डॉलर मजबूत हो जाता है। गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर बाई करते हैं, डॉलर मजबूत हो जाता है। इंपोर्ट जितना करते हैं सामान, उसके लिए भी डॉलर बाई करना पड़ता है, तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यही रही बात डॉलर इंडेक्स की, तो आप देखिए डॉलर इंडेक्स जो है वो 103 से 104 चल रहा था, अब 107.5 आ गया है। डॉलर इंडेक्स क्या है मैं हमेशा बताता हूं, एक बास्केट है, समझ लीजिए एक ऐसा बास्केट है जहां पे कुछ करेंसीज है, इसके अगेंस्ट ये बास्केट बना हुआ है करेंसीज का, और इसको मेजर किया जाता है अगेंस्ट डॉलर। जब आप डॉलर के अगेंस्ट इससे मेजर करते हैं तो आप देखते हैं कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है डॉलर इन सबसे। तो इस टाइम पे डॉलर इनसे काफी ज्यादा, काफी डॉलर काफी बढ़ रहा है अगर आप देखेंगे बाकी करेंसीज के अगेंस्ट। तो डॉलर इंडेक्स भी 103 से 107.5 के आसपास आ चुका है। तो रुपया भी उसी अनुसार आप देखेंगे गिर रहा है। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने बोला है कि वो डॉलर को स्ट्रेंथन करना चाहेंगे, उन्होंने इलेक्शन के पहले ही बोला था, जिसकी वजह से दुनिया भर की करेंसीज में ऑलरेडी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। कि इनका ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से हमें जरूर देखने को मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप डॉलर को स्ट्रेंथन करेंगे। एक और चीज है कि इंडिया में ना शेयर मार्केट से पैसा बाहर बहुत ज्यादा जा रहा है, एफआईएस लगातार बेच रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो होता ये है कि जब ये सेलिंग करते हैं लगातार, तो ये पैसा वापस लेके जाते हैं अपनी कंट्री। तो क्या होता है कि रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो डॉलर बाय करना पड़ता है और रुपया बेचना पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। Zomato to replace JSW Steel on Sensex from December 23. ऑनलाइन फूड डिलीवरी जायंट है Zomato। ये अब बीएसई सेंसेक्स का पार्ट बन जाएगा। इंडिया में 2 इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। सेंसेक्स में करीब करीब 30 कंपनीज हैं और निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है। और ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग वेट है और बेसिकली इंडिकेट करता है, ये बेंचमार्क बोलते हैं इसको हम लोग, ध्यान रखिएगा, बेंचमार्क्स हैं ये। तो कोई ये देखिएगा कि सेंसेक्स अगर आज ऊपर है, इसका मतलब इंडियन मार्केट आज काफी अच्छा कर रहा है। वैसे यूएस में S&P, नैस्डैक, डाउ जोन्स होता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जापान में निक्के है, हांगकांग में हांग सेंग इंडेक्स। तो ये लेटेस्ट चेंजेस आए हैं अनाउंस बाय एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो सब्सिडरी है बीएसई की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, और 23 दिसंबर से ये चेंज आएगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील, मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी कंपनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील एक कंग्लोमरेट कंपनी है, ये इसके काफी सारे बिजनेसेस हैं। अभी आपने देखा है जेएसडब्ल्यू ने एमजी के साथ भी कोलैबोरेशन किया, जॉइंट वेंचर, ये इलेक्ट्रिक कार्स भी लॉन्च कर दिया है इन्होंने, इलेक्ट्रिक कार्स बेच रहे हैं, स्टील में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, बहुत सारी चीजें करते हैं ये। लेकिन जोमैटो ने इन्हें रिप्लेस कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात है जोमैटो के लिए भी। एंड इससे फायदा ये भी होता है कि जोमैटो में अब म्यूचुअल फंड्स जो लेट्स से इंडेक्स फंड है, उन्हें जोमैटो में पैसा लगाना होगा, तो जोमैटो में और इन्फ्लो आएगा इससे, तो काफी फायदा होगा। COP29 समिट ओवररन्स एज 250 बिलियन ड्राफ्ट डील फ्लॉप्स। कल ही हम 3 दिन से अभी COP29 के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो क्लाइमेट ये हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी, इस बार तो मैं बोलूँगा काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। ऐसा हो गया कि डेवलपिंग कंट्रीज और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके बीच में ना बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस हो गई है। मतलब डिमांड कुछ अलग ही है, वो कुछ जो फुलफिल करने को तैयार है वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो लीड लेंगे इन प्रोवाइडिंग $250 बिलियन पर ईयर बाय 2035। ये पुअर नेशंस को हेल्प करेंगे
ठीक है, तो सबने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया। सबका यही कहना है कि आप इतने कम पैसों से कुछ कर ही नहीं सकते हो, कोई फायदा ही नहीं है, और खर्चा आपको उठाना होगा, क्योंकि आप ये देखो कि आपने पूरी डेवलपमेंट कोल और फॉसिल फ्यूल यूज करके की है, जो आपने पैसा कमाया है। तो अब आपको ज्यादा शेयर देना चाहिए, क्योंकि आपने पोल्यूशन भी ज्यादा किया है, हम क्यों करेंगे? ये तो रिडिकुलस है। उनका ये कहना है ना, हमारे पास पैसा है, राइट। तो पैसा किसके पास होगा? जिसने ये सारी चीजें फायदा उठाई पिछले 100 सालों में। मैं कहूंगा जो 20th सेंचुरी में जिन्होंने डेवलपमेंट किया है वो पूरा इसी बेसिस पे किया है, कोल और ये सारी चीजें यूज करके। तो वो सस्ता भी पड़ता है, अबंडेंस में है, अवेलेबल है, उसकी टेक्नोलॉजी भी पड़ी है। अब कोई चीज आप मुझे बोलोगे ग्रीन एनर्जी पे करने के लिए एक डेवलपिंग कंट्री को, तो उस कितना एक्सपेंसिव है। आप सोचो ना, आप इलेक्ट्रिक कार लेने जाओ और आप एक बाइक लेने जाओ, लेट्स से, या स्कूटी या कार कुछ भी, एंड वही आप नॉर्मल कन्वेंशनल बाइक लेने जाओ, क्या उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी लाने की कोई जरूरत है? नहीं। हमारे पास इंजिन्स चले आ रहे हैं, पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैसा जो है ये किसी काम का नहीं। इनका ही कहना है ये इतना कम है कि पॉसिबल ही नहीं है जो हमारे क्लाइमेट गोल्स हैं वो अचीव कर पाएंगे। एंड इसकी वजह से काफ़ी, अगर आप देखेंगे तो अब स्कर्मिश हो रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा अनसर्टेनिटी है लेकर, इस चीज़ को लेकर कि आगे हमारे जो क्लाइमेट गोल्स हैं यहाँ पे हम कुछ भी कोऑर्डिनेट कर पाएंगे एक दूसरे से, हम लोग साथ साथ चल पाएंगे। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा है अभी। तो हमें देखना होगा कि अब जब नए प्रेसिडेंट भी आते हैं यूएस के, तो यहाँ पे क्या करते हैं। एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ से उनसे उम्मीद है। शिपिंग एविएशन ड्राइव इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स इन अक्टूबर। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स अक्टूबर में ना काफ़ी अच्छा इंक्रीज दिखा है इन्होंने। $3.1 बिलियन रहा है ऑन ईयर इन वैल्यू टर्म्स टू $11.2 बिलियन। और यहाँ पे शिपिंग और क्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो है आधे से ज़्यादा ये रहे हैं इसके पार्ट में। तो एक्सपोर्ट ग्रोथ पिछले क्वार्टर का बड़ा पुअर था, हमने देखा था 0.5% का डेटा आ रहा है और बहुत बेकार डेटा आ रहा है। लेकिन इस बार आरबीआई ने भी बोला कि हमारा डिमांड कंजम्पशन भी बढ़िया रहा है और हमें लगता है एक्सपोर्ट्स भी इस बार बढ़िया होंगे। शिप, बोट एंड फ्लोटिंग प्रोडक्ट्स, इनके जो पार्ट्स हैं इसमें 1400% का हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है अक्टूबर में, टू $1.09 बिलियन फ्रॉम $72 मिलियन। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में 400% का ग्रोथ है टू $665 मिलियन। तो अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ पार्ट्स फॉर एयरक्राफ्ट और शिप, इन दोनों के अलावा अर्निंग्स फ्रॉम रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट, जो वेसल और एयरक्राफ्ट होते हैं बड़े बड़े, इनके मेंटेनेंस, रिपेयर, इससे भी अर्निंग हमारी बहुत बढ़िया हुई है। तो इंडिया जहां पे टारगेट कर रहा था जिस मार्केट को कि नहीं हम चाहते हैं कि हम इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, हम लोगों को मशीन्स एक्सपोर्ट करें, फाइनल प्रोडक्ट्स दें और एयरक्राफ्ट दें, डिफेंस की भी एक्सपोर्ट्स करें, ये हमें होता हुआ कहना कि यहाँ पे इस क्वार्टर में नजर आया है। एक्सपोर्ट जो है इस सेक्टर में इंजीनियरिंग में करीब 22% इंक्रीज हुआ है टू $1.73 बिलियन। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो जो एक्सपोर्ट्स थे बाय इंजीनियरिंग सेक्टर इंक्रीज बाय 38.5% ऑन ईयर टू $11.9 बिलियन। और इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है शेयर ऑफ इंजीनियरिंग सेक्टर में ओवरऑल, एंड एक्सपोर्ट हुआ है टू 28.72% फ्रॉम 24.16%। तो यहाँ पे भी हमें सेम मंथ लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करें, लास्ट ईयर इसी मंथ में 24.16% का जो था, अब शेयर इनका बढ़ चुका है और इनका शेयर हो चुका है एक्सपोर्ट में 28.72%। तो बहुत ही बढ़िया इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। एंड इस साल अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हमें टारगेट है कि 125 बिलियन टच करेंगे, अप फ्रॉम 109 बिलियन इन 2023-24। चड्डा जी का कहना है ये, एंड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अमंग कंट्रीज एक्सपोर्ट्स टू सिंगापुर में बहुत बढ़िया ग्रोथ रही है, करीब 572% अक्टूबर में टू $1.23 बिलियन। एंड जो यूएई है ये सेकंड यहाँ पे आता है, सेकंड नंबर पे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हुई है 137% टू $825.2 मिलियन। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रहा है। और मैं बोलूँगा जितने भी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया ना इस सेक्टर में, वो काफ़ी बढ़िया मुझे लगता है यहाँ पे वैल्यू देख रहे होंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स में। साथ ही साथ अभी हम आईटी एंड सॉफ्टवेयर की जॉब्स की बात करते हैं, अगर हम इसी तरीके से इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे ना, तो जो बाकी फील्ड्स हैं हमारी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और ऑटोमोबाइल है, जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ पे सिविल हो गया, काफ़ी बढ़िया वहाँ भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, जॉब क्रिएशन भी ओवरऑल हर सेक्टर में हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।